Assalamu alaikum class 9P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 11th May 2020. Our topic of discussion is summer vacation work. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट लर्न कर लिया है फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो अब हम आज से उसका समर वेकेशन वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है आपके समर वेकेशन वर्क का। तो इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, पहले एमसीक्यूज, देन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आफ्टर देन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काम जो है ये आपने करना है अपने समर वेकेशन वर्क रजिस्टर पर, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। जैसे कि हम क्लास में जब पढ़ते थे तो हमने अपना रोज़ का रोज़ काम जो होता था डेली बेसिस पर अपने रफ नोटबुक्स पर लिखते थे। उसके अलावा जो और कुछ और इम्पोर्टेंट डायग्राम्स या टेबल्स या इंफॉर्मेशंस होती थी जैसे आपको नीट नोटबुक पे लिखवाती थी वैसे ही आपने की हैं, ठीक है। होपफुली आपने अपनी जो रफ़ और नीट नोटबुक हैं उनके नोट्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो समर वेकेशन वर्क के लिहाज से जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो वो हम आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और ये आपने अपने जो समर वेकेशन वर्क रजिस्टर है उस पर भी लिखना है। एमसीक्यूज़। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ इज़ अ रिजल्ट ऑफ डैश ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। यानी बायोडाइवर्सिटी जो कि आज ज़मीन पर मौजूद है ये कितने साल पहले जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी उसका नतीजा है। 4 मिलियन, 4 बिलियन, 5 मिलियन, 4.5 बिलियन। अब ये जो एमसीक्यू है ये आपका बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें इस एमसीक्यू का आंसर है बायोडाइवर्सिटी का जो इंट्रोडक्शन था उसमें, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 बिलियन, बी ऑप्शन। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये एमसीक्यू किस जगह पे मौजूद है तो टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 निकालें। पेज नंबर 31 में बायोडाइवर्सिटी का के टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ उसकी फर्स्ट लाइन, बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है उसका आंसर है बी, 4 बिलियन। नेक्स्ट, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू डैश देन टू डैश। स्पैरोज जो हैं वो किस ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा रिलेट करती हैं देन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये एमसीक्यू जो है ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है। यानी जब बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट की थी ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि देखने में वो कैसे लगते हैं, तो यानी कितने क्लोजली रिलेटेड हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया और जो डिफरेंट थे आपस में उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो बिल्कुल ये एमसीक्यू जो है ये पेज नंबर 33 पर मौजूद है, पेज नंबर 33, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो एग्जांपल आपको अंडरलाइन करवाई थी फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन, फॉर एग्जांपल स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स दैन टू इंसेक्ट्स। यानी स्पैरोज जो हैं वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्लोजली रिलेट करते हैं पिजन से बनिस्बत इंसेक्ट्स के, क्योंकि स्पैरोज और पिजन्स जो हैं इनकी कोई कोई ना कोई कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ज़रूर होंगी, इसलिए ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो अब ये ऑप्शन ढूंढते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है। पिजन्स क्रो, पिजन्स इंसेक्ट, इंसेक्ट पिजन, क्रो इंसेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, पिजन्स इंसेक्ट।
Sparrows are more closely related to pigeons than to insects. नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ ह्यूमन क्लासिफिकेशन इज। ह्यूमन क्लासिफिकेशन में जो ऑर्डर है वो क्या है? होमिनिडी, प्राइमेट्स, कॉर्डेटा, एनिमेलिया। तो ये एमसीक्यू जो है ये पेज नंबर 34 में जो सिंपल क्लासिफिकेशन है ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स उसमें मौजूद है ऑर्डर, और ऑर्डर है ह्यूमंस का प्राइमेट्स। यानी इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्राइमेट्स। ऑर्डर ऑफ ह्यूमन क्लासिफिकेशन इज प्राइमेट्स। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो भी इसी बॉक्स में से है, ठीक है। फैमिली ऑफ पी प्लांट इज, यानी पी प्लांट की जो फैमिली है वो क्या है? पिसम, फिबेल्स, फिबेशी, प्लांटी। तो फैमिली है पी प्लांट की फिबेशी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट, विच करेक्टर ऑफ यूग्लिना रिलेटेड विद प्लांट्स? यूग्लिना का क्या करेक्टर है जो कि इसे रिलेट करता है प्लांट से? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लैक ऑफ सेल वॉल, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी यूग्लिना जो है वो बोथ प्लांट और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स रखता है, ठीक है। अब प्लांट की जैसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है इसमें, वो है कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बी ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं देखना कि ये एमसीक्यू कहाँ पर मौजूद है आपके चैप्टर नंबर 3 पे, देन टेक आउट योर पेज 36, पेज नंबर 36। इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, यूग्लिना हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स। प्लांट लाइक में है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और एनिमल लाइक में है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, कि यूग्लिना में प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आज हमने जो डिस्कस करनी है वो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि समर पैक में है, ठीक है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो अब क्वेश्चन पर जोर दें ज़रा, के लिखा हुआ है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप जो भी जानते हैं उसके डेफिनेशन के अलावा आप वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। जस्ट उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होती तो आपको क्वेश्चन आता डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तो जब डिफाइन बायोडाइवर्सिटी आएगा आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन जब आ रहा है कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी तो आप उसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में और भी जो जानते हैं वो भी आप लिखेंगे। फॉर दिस आप आंसर देखने के लिए टेक आउट योर पेज 31, पेज नंबर 31 निकालें। Biodiversity. The term biodiversity have been derived from bio and diversity. Diversity means variety within species and among species. Biodiversity is the measure of variety of organisms present in different ecosystem. ठीक है। इसके अलावा आपने जो नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो भी इसके आंसर में लिखनी है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फाना इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, यहाँ तक आपने बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग लिखना है कि आप क्या क्या जानते हैं बायोडाइवर्सिटी के मुताबिक, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन के क्या एम्स हैं? फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टेक आउट योर पेज 33। पेज नंबर 33 में एम्स हैं क्लासिफिकेशन के, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है, थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज में भी है, और वैसे भी ये बोर्ड में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का जो आप ये ब्लू हेडिंग देख रहे हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, इसमें बुलेट्स में जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं वो एम्स हैं क्लासिफिकेशन के। टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स so that they can be studied easily, to find evolutionary relationship among organisms। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की की डेफिनेशन आपने बतानी है। तो ये बिल्कुल इसी पेज पर है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। लास्ट हेडिंग ऑफ दिस पेज। तो इसकी डेफिनेशन जब आपने स्टार्ट करनी है तो इसमें आपने ये दोनों लाइंस जो हैं ये लिखनी है। द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा, सिंगुलर टेक्सोन। द टेक्सा फॉर्म अ लैडर एंड कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन आपने टेक्सोनोमिक हायरार्की की डेफिनेशन में लिखनी है। अगर आप सिर्फ इतनी याद करें कि टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें आपके 2 में से जस्ट जो 0.5 मार्क्स है इतने ही मिलेंगे, आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कंप्लीट मार्क्स के लिए आपने ये कंप्लीट जो दोनों लाइंस हैं यही इसके आंसर में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस है? For this question, take out your page 36। पेज नंबर 36 निकालें। पेज नंबर 36 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बताया गया है। सेकेंड लाइन, ऑल ऑर्गेनिजम्स, अकॉर्डिंग टू इट आपने नहीं करना। ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रिपेयर करते हैं अपनी फूड को फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और अपनी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब बिल्कुल इसी के नीचे वाली लाइन में आ जाएं। ऑन द अदर हैंड जो है ये आपने नहीं करना, आपने स्टार्ट करना है द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटेरोट्रॉफ्स, और इसके आगे लिख लेना है आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज नहीं करते, डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस है ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स का। तो ऑटोट्रॉफ्स में एग्जांपल्स आप प्लांट्स की लिख सकते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स में एनिमल्स की। एनिमल्स में ह्यूमंस और जो यानी जो इंसान और जो जानवर है वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है, बोथ आर हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। प्रियॉन्स और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस है? पेज नंबर 39, टेक आउट योर पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में प्रियॉन्स और वायरॉइड्स के बारे में ये बॉक्स में लिखा है, क्योंकि प्रियॉन्स और वायरॉइड्स जो हैं ये दोनों एसेलुलर पार्टिकल्स हैं और इन्हें भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे कि वायरसेस को भी नहीं किया जाता। तो इस बॉक्स में है कि प्रियॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली
and viroids are composed of circular RNA only. Both these particles cause infectious diseases in certain plants. तो जब हम डिफ्रेंशिएट का लिखते हैं तो हम इसमें इनका डिफरेंस ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने यही डिफरेंस लिखना है कि प्रियॉन्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं और जो वायरॉइड्स हैं वो सर्कुलर आरएनए से मिलकर बने हैं। अगर कोई सिमिलैरिटी आती है प्रियॉन्स और वायरॉइड्स में तो तब आप उसमें लिखेंगे कि बोथ पार्टिकल्स कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज इन सर्टेन प्लांट्स, ठीक है। डिफरेंशिएट के क्वेश्चन में जो डिफरेंसेस होते हैं जस्ट वो लिखते हैं और सिमिलैरिटीज़ में उन दोनों की जो सिमिलैरिटीज़ हैं यानी जो एक जैसी खसूसियात है वो लिखते हैं। और जैसे जैसे आप ये शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या आपको पता चलता है कि इनका आंसर्स कौन से पेजेस पे है तो आपने काइंडली उन्हें नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर्स पे, क्योंकि जब आप अपनी जो बुक की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो भी आप अपनी बुक पर निशान लगाते हैं, ठीक है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह हेडिंग करके। अब समर वेकेशन वर्क के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी अगर आप बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3 करके लगाएंगे तो आप ख़ुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं ये कौन से क्वेश्चंस के हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि जैसे जैसे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर पता चलते जाते हैं आप बिल्कुल वैसे ही जो अपनी समर वेकेशन वर्क रजिस्टर है उस पर लिखते जाएं। ये आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है, कि आपने किस तरह काम किया है, ठीक है। और बिल्कुल डेट वाइज डे एंड डेट लगाकर आप अपना काम करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉजेज और इफेक्ट्स का डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। और इसमें जैसे कॉजेज और डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बताए गए हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये मैं दोबारा आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ लाइक जो आपका आंसर है, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने वो लेक्चर नहीं लिया जिसमें हमने ये कॉजेज और इफ़ेक्ट्स बताए थे डिफॉरेस्टेशन के, तो वो अब काइंडली इसे कीनली सुन लें। टेक आउट योर पेज 43, पेज नंबर 43 निकालें। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरहंटिंग। तो जब आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो आप इसमें डिफॉरेस्टेशन की हेडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी डिफॉरेस्टेशन की हेडिंग लिखकर उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसके बाद उसके कॉजेज और उसकी इफेक्ट्स की हेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप डिफॉरेस्टेशन की हेडिंग देंगे तो उसमें आप डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। ये डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद हैं कॉजेज। तो कॉजेज इसकी सेकेंड लाइन पर है, डिफॉरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। और इसके अलावा ये बॉक्स है, द रेस टू प्रोड्यूस कैश थ्रू फूड fruits, spices, sugar, tobacco, soap, rubber, paper and cloth has stimulated many to get them by using soil and destroying the forest, ठीक है। ये जो हैं ये causes हैं डिफॉरेस्टेशन के। इसके अलावा अब इफ़ेक्ट्स के लिए जो नीचे वाला पैराग्राफ है जिसे आपने अंडरलाइन किया था बिल्कुल वही आप करेंगे। डिफॉरेस्टेशन affect the amount of water in soil and moisture in atmosphere. When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion. Heavy rainfall washes soil into river. Essential nutrients are washed out of soil. इसके बाद थर्ड लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की, deforestation also contributes to decreased transpiration, which lessens the cloud formation. This ultimately reduces the sources of rain. तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और इवन के जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं समर वेकेशन वर्क के वो भी आपने अपने जो समर वेकेशन वर्क रजिस्टर है उस पर लिखने हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बता रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 2 और 6 ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, समर वेकेशन वर्क के लिहाज से और पढ़ने के लिहाज से भी। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 3 है वो बुक से पढ़ने के लिहाज से आपका कंप्लीट हो चुका है और समर वेकेशन वर्क इसका हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये समर वेकेशन वर्क जो है ये आपने अपने रजिस्टर्स पर लिखना है ताकि आपको इसके आंसर्स को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम फील ना हो. Hope you understand class. If you have any question, you can ask. Thank you. Take care.